अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम सर कैसे? हाँ जी, मैं ठीक, आवाज़ ठीक आ रही? सर क्लियर आ रही है? सर कल क्लास होगी ना आपकी? जी, कल भी होगी, पूरा हफ्ता ही होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर। हाँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये असल में दो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो कि इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसी पे बात चल रही है हमारी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है या लोग क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट ये चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए या लो हो जाए, या इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या हो, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो। नंबर टू, गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमी में लो हो जाए, यानी इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइस जो है प्राइस स्टेबिलिटी आए, प्राइस स्टेबिलिटी आए। अच्छा, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए और प्राइसेस भी कम हो जाए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली अचीव नहीं हो सकते। ये दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली अचीव नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आप ये चाहें कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी भी कम हो जाए और महंगाई भी कम हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता थ्योरेटिकली। यानी इकोनॉमिक थ्योरी ये बताती है कि इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये दोनों एक ही वक्त में अचीव नहीं हो सकते। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो आपको महंगाई कबूल करनी पड़ेगी, यानी प्राइसेस हाई कबूल करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि प्राइसेस कम हो जाएं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कबूल करना पड़ेगा। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं उनमें से एक बीमारी कम हो सकती है, दोनों बेक वक्त जो हैं वो कम नहीं हो सकती, और एक की वजह से दूसरी जनरेट हो जाती है। ठीक है ना जी? तो अब ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं, दीज बोथ ऑब्जेक्टिव्स both objectives cannot be achieved. Both objectives cannot be achieved simultaneously. क्यों? तो उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी भी कम हो जाए और कीमतें भी कम हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार मिला तो उनकी इनकम में इजाफा होगा। रोज़गार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी ना। तो इनकम में इजाफा होगा, जब इनकम में इजाफा होगा लोगों की तो वो डिमांड करेंगे, जिसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड में जब इजाफा होगा तो कीमतें भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी।
तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट के कम करने के नतीजे में जो उसका साइड इफेक्ट है वो कीमतों का बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क में बेरोजगारी कम हो जाए तो ये वाली बीमारी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये आएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी मुझे पेन हो रही है, तो वो पेन के लिए आपको क्या करता है, आपको पेन किलर तो दे देता है, तो पेन तो कम हो जाएगा, लेकिन उस पेन आपका ऑब्जेक्टिव तो अटेन हो गया कि पेन कम हो गई, लेकिन उसकी एक साइड इफेक्ट भी हो सकती है और वो ये कि आपकी किडनी के ऊपर कोई असरात हो सकते हैं। तो कोई भी जो मेडिसिन होती है उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपके मुल्क में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इससे ये पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है आपके सामने। दिस शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है ना जी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप अगर चाहें कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए और कीमतें भी कम हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। प्राइसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप नहीं है बल्कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी ये तो आपके या किसी भी गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक आपको पता है कि किसके साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इतनी अकल तो है ना, वहाँ भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आप नीचे की तरफ लेके नहीं जा सकते कि इसको भी नीचे ले जाएं और इसको भी नीचे ले जाएं। ये सियासतदान लोग तो कह सकते हैं ऐसी बातें, लेकिन इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकते। तो इन ऑब्जेक्टिव में से अब एक ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना पड़ेगा। या तो आप बेरोजगारी में कमी का, अगर आप कहते हैं कि हम बेरोजगारी कम हो जाए, तो फिर आपको ये पहला ऑब्जेक्टिव चुनना पड़ेगा। तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आप नहीं चुन सकते, क्योंकि उसके नतीजे में जब आप बेरोजगारी में कमी लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइसेस में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। या अगर आप कहते हैं कि हम प्राइसेस में कमी को चुनेंगे तो फिर ये वाला नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बोथ ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली। और उसकी रीजन मैंने आपको नीचे देख के समझा भी दी है कि क्या रीजन हो सकती है वहां पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का और प्राइसेस का नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट का प्राइसेस के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है ना जी। अनएम्प्लॉयमेंट का तो नेगेटिव है, बट पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। उनका आपस में पॉजिटिव है, ये आपके सामने कि अगर एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा तो आपके मुल्क में कीमतों में भी इजाफा होगा। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ तो रिलेशनशिप आपके सामने है। एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइसेस के साथ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि मेन चीज़ ये है कि प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर ये भी ये थ्योरी है। दिस इज इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्या है? ये इकोनॉमिक थ्योरी है। और इस इकोनॉमिक थ्योरी को मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन करूंगा। इसको वैसे फिलिप्स कर्व भी कहते हैं। फिलिप्स कर्व, अभी इस पे मज़ीद बात करते हैं बहरहाल। तो लेकिन एक और मैं बात बता रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज के अंदर
प्रैक्टिकली ये देखा गया है, प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल बात कर रहा था मैं ऊपर, थ्योरेटिकल ये बता रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि in some countries, in uh, in some countries there exist a positive relationship between unemployment and inflation. ये बात इसके अगेंस्ट है, किसके भला? इकोनॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है. दिस इज अगेंस्ट टू द इकोनॉमिक थ्योरी. इकोनॉमिक थ्योरी, और कौन सी थ्योरी? थ्योरी का नाम मैंने बताया कि उस थ्योरी को फिलिप्स कर्व थ्योरी कहते हैं, तो वो अभी मैंने डिस्कस करना भी है मजीद भी आपके साथ. तो ये देखें, वो तो बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस के अंदर, और नेगेटिव कैसे होता है मैंने आपको चैनल बना के भी समझाया. लेकिन कुछ कंट्रीज में ये देखने में आता है कि वहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और उस मुल्क के अंदर कीमतें भी बढ़ रही हैं, यानी दोनों बीमारियां बैक वक्त वहाँ पे नज़र आ रही हैं. हालांकि ऐसा नहीं होता. ये देखें, मैंने कहा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. ये किसने बताया हुआ है? ये इकोनॉमिक थ्योरी बताती है आपको, या फिलिप्स कर्व थ्योरी बताती है ये वाली चीज़. और ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझाई है. ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जब कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं. ये आपके सामने प्राइसेस बढ़ रही हैं. तो नेगेटिव रिलेशनशिप. लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज में ये देखा गया, जैसे पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी है. तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन को जब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, तो इसको किसके अंदर? बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस. तो इस चीज को हम एक टर्म यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन समझ आ गए? तो सॉरी, ये है स्टैगफ्लेशन. तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है. अनएम्प्लॉयमेंट को स्टैग्नेशन भी कहते हैं, स्टैग्नेशन. और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ हमारे पास है इन्फ्लेशन. तो इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क में ये दोनों बीमारी इकट्ठी आ जाए तो उसको हम स्टैगफ्लेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैगनेशन में से स्टैग ले लेते हैं और इधर से फ्लेशन ले लेते हैं. ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया इतना, स्टैग, स्टैग का ताल्लुक किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट से है. और इधर से क्या ले लेते हैं? फ्लेशन. तो ये बन जाता है स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन मींस कि इतना हिस्सा, स्टैग का ताल्लुक किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट से, और इसका ताल्लुक किससे है? इन्फ्लेशन से. तो जब किसी मुल्क में दोनों बीमारियां इकट्ठी होके आ रही हों और दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कि उस मुल्क के अंदर स्टैगफ्लेशन है, और पाकिस्तान के अंदर स्टैगफ्लेशन है. ठीक है जी. पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर स्टैगफ्लेशन है. ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि फिलिप्स कर्व में आपको समझाना चाह रहा हूँ. द फिलिप्स फिलिप्स
कर्व। लेकिन फिलिप्स कर्व समझाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस कर दूं जो मैंने पहले भी की हुई है, वो है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये मैं एक्चुअली पहले समझा चुका हूँ, लेकिन ऐसे ही आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव हो और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव हो, और आप जानते हैं कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी इक्वेशन, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाती है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो भी पॉजिटिव हो। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का ज़ीरो होना। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है तो इन दोनों का सम जो है वही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है CU प्लस SU प्लस FU। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0% है और ये फॉर एग्जांपल 1% है और ये 2% है, तो ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 3% आ जाती है, और इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं। हालांकि उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, बेरोजगारी की शरह 3% है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि असल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो ये वाली है। और अगर ये वाली जीरो है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। और ये जो 3% आ रही है, जो इन दोनों का सम है, ये जो आ रही है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या फुल एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं, ये NRU मैंने पहले बताया हुआ है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो कि इन दो का सम है, लेकिन नेचुरल उस वक्त बनेगा वो जब ये जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0% नहीं है और फर्ज कर लीजिए कि ये 1% है, ये 1% और ये 1% और ये 2%, तो ये टोटल 4% आएगा। तो ये अब ये जो 4% है ना, इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते और ना ही इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, लेकिन इस वाले को कहेंगे, क्योंकि इसमें ये 3% को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे और इसी को ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। और एक और लफ्ज भी यूज होता है, एक और टर्म भी है, उसे हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन नाम एक ही चीज है, यानी ये कह लें, ये कह लें, और इसका एब्रीवेशन बनता है NAIRU, NAIRU, या नेचुरल ये कह लें, ये कह लें, ये कह लें, एक ही बात है। और उसके लिए कंडीशन मैंने अभी बताई कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को रोजगार मिल गया, ये अपने दिमाग में बिठा लें। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल गई है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई है, ये ज़हन में रखें। जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाएगी तो फिर जो बाकी मांदा अनएम्प्लॉयमेंट बचेगी उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। और चूंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो चुकी है तो इस वजह से उसी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए
फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या NAIRU के लिए, ये दो कंडीशन है कि एक तो CU जीरो हो जाए प्लस इन दोनों, ये दोनों पॉजिटिव होंगी और इन दोनों का सम ये होगा। ये यानी ये तीन बातें बन जाती हैं, ठीक है ना। ये तीन बातें, एक बात ये, दो और ये तीन बातें पूरी हो जाए तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट कह दीजिए, NRU कह दीजिए या NAIRU कह लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट दोबारा से मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब आ जाए वापस टॉपिक की तरफ। मैंने अभी आपको शुरू में ये समझाया कि आप अनएम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं इसको, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये मैंने अभी आपको समझाया। और मैंने आपको ये बताया कि इन अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने का मतलब ये है कि आपको रोज़गार मिल गया, रोज़गार मिलने के नतीजे में आपकी इनकम में इजाफा होगा, और जब पैसा आएगा तो आप खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा और फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो चैनल है ये एक्चुअली बता रहा है कि ये इकोनॉमिक थ्योरी है, और ये इकोनॉमिक थ्योरी फिलिप्स कर्व की थ्योरी है। और अब हम फिलिप्स कर्व को डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। फिलिप्स कर्व को हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसको PC कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फिलिप्स कर्व है ये क्या बताएगा, ये आपको रिलेशनशिप बताएगा किसके अंदर। फिलिप्स कर्व क्या शो करेगा, फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप। अब मैं रिलेशनशिप ये नहीं बता रहा कि कौन सा रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब फिलिप्स कर्व जो है यानी PC शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये फिलिप्स कर्व की कहानी है। अच्छा, फिलिप्स कर्व जो है वो आ, दो तरह से है। एक को हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स फिलिप्स कर्व। ये दो जो है वो इसकी सिचुएशन काइंड्स है, मैं भी बताता हूँ। अच्छा जी, तो हमने दो तरह के फिलिप्स कर्व पढ़ने हैं। एक शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये दो पढ़ने हैं हमने। अच्छा, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट, इसको हम कह देते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और इसे हम कह देते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये एब्रीविएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व है उसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नंबर 1। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व shows the trade-off trade-off between unemployment rate and inflation rate, provided provided, natural rate of unemployment
remains the same. Number 2, expected inflation rate remains the same. तो ये है जनाब, ये है जनाब उसकी डेफिनेशन, किसकी भला? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि दिस शोज द ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है चॉइस, चुनना। तो चॉइस को शो करता है। फिलिप्स कर्व शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन, शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन, किस किस में ट्रेड ऑफ शो करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के अंदर। यानी इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ही नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आप ट्रेड ऑफ की जगह नेगेटिव रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। यानी ट्रेड ऑफ का मतलब आप क्या क्या लिख सकते हैं? ट्रेड ऑफ का मतलब आप लिख सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये वही बात हो रही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये देखें कि इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। फिलिप्स कर्व बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो प्राइसेस में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो दिस शोज दी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डिजीज। मैं तो इसको इकोनॉमिक डिजीज कह रहा हूँ क्योंकि ये मसले हैं, दोनों एक इश्यूज हैं दोनों लोगों के लिए। अच्छा, अब ये शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व ये बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर और प्राइसेस के अंदर। मतलब ये कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो प्राइसेस में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ साथ इस शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर हमें दो मिल गए हैं अजम्पशन भी। पहला अजम्पशन ये है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। और दूसरा अजम्पशन ये है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर दो अजम्पशन भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो बना के भी देख लेते हैं। ये ग्राफ में आपको बना के समझाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। और चूंकि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इनका कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। दिस इज द फिलिप्स कर्व, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अच्छा, अब ये बात समझें कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये सारे क्या हैं? ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये वाला जिसको मैं इसको मैं किसी और कलर से शो कर दूं, ये जो ग्रीन लाइन से मैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेयर natural rate of unemployment or natural non-accelerating inflation rate of unemployment or full employment exist where short run Phillips curve intersects the sects the x intersect the just a minute.
intersect the x एक्सिस। तो ये देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी मौजूद होगा, और वो कहाँ पे होगा, जहां पर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, यहाँ पे काट रहा है। अच्छा, बाकी आप ज़रा चेक कर लें तो आपको नज़र आएगा, जैसे अगर आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ये है, ये पी स्टैरिक से मैंने कहा इन्फ्लेशन रेट ये है, ठीक है जी। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये है, ये अनएम्प्लॉयमेंट 1 है, ये फर्ज कर लें 5 है, प्राइसेस ज़्यादा है, ये ए पॉइंट पे। और अगर आप बी पॉइंट पे आ जाते हैं तो बी पॉइंट पे देखें, जब आपने प्राइसेस कम हो गई, फर्ज करें P4 पे आ गई, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइसेस में कमी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो प्राइसेस में क्या आ रही है, कमी, और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, इजाफा। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपके सामने है। इसी तरीके से अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो अब आप कहेंगे जी कि प्राइसेस, जो प्राइस एक्सिस है यहाँ पर, चूंकि ये पी स्टैरिक का मतलब है इन्फ्लेशन रेट है ना, और ये यूएन का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इन्फ्लेशन रेट तो ज़ीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया ये कीमतें ज़ीरो नहीं हो रही, और ना ही जो है यहाँ पे कीमतें नेगेटिव हो रही हैं, ये इन्फ्लेशन रेट है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके दिखाया था, 0% भी बताया था, नेगेटिव भी बताया था, और पॉजिटिव भी बताया था। अच्छा जी, अब इससे आगे चलें तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट जिसको मैंने पी स्टैरिक कहा है यहाँ पे, वो 0% भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये वाली बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। इसीलिए ये वाई एक्सिस जो है वो 0 पे भी है, और ये पी स्टैरिक यहाँ पे डैश कर लेते हैं, नेगेटिव भी है, और 0 भी है, और पॉजिटिव भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने पॉजिटिव ही है। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व समझ आ गया आपको, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें जो एक जम्पशन ये था कि नेचुरल रेट ऑफ, ये नेगेटिव रिलेशनशिप तो समझ आ गया, ये बात भी समझ में आ गई कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन द सेम। तो यहाँ पे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट रिमेन द सेम, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी इसमें तब्दील नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एक शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है उसके ऊपर जो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो कोई तो है, जैसे फॉर एग्जांपल 5% है, तो ये इस पे पूरे पे सेम ही रहेगा 5%। यानी आप ए पे पूछा जाए, ए पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। और आपसे पूछा जाए बी पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। और अगर आपसे पूछा जाए सी पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। अच्छा, अब एक चीज और भी बता दूं कि ये जो पी स्टैरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने पीई लिखा है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट remains the same on the short run Phillips curve। अच्छा, दूसरी बात, जो आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, पीए का मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, वो वेरी करता है, वेरी अलोंग दी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, वो वेरी करेगा। जैसे ये जो आपने लिखा हुआ ना पी, ये एक्चुअली एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है,
और यहाँ पे देखें ये P5 जो है ये PA है, ये भी क्या है, PA है। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट A पॉइंट पर पूछा जाए आपसे कितना है, तो आप कहेंगे जी 5 A पॉइंट पे। आपसे पूछा जाए एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट B पे बताएं, तो आप कहेंगे 4। और इसी तरह से आप अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बताइए A पॉइंट पे, तो आप कहेंगे 5%। और आपसे पूछा जाए B पॉइंट पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बताएं, तो आप कहेंगे 5%। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो सेम रहेगा, ये आपके सामने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो सेम रहेगा अलोंग द फिलिप्स कर्व, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो वेरी करेगा। और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आपने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीई है, पीई का मतलब है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, और जो पीए है इसका मतलब है एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। क्लियर? तो ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पर एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये वाली, कि प्राइसेस में जब कमी आएगी, तो ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना जी। ये कौन सा इन्फ्लेशन रेट होता है? ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है। यानी ये जो यहाँ पर भी मैंने ये बात की, ये कौन सी है? एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, ये भी एक्चुअल। लेकिन बार बार एक्चुअल का लफ्ज नहीं यूज करते, बस इन्फ्लेशन रेट कह देते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व पे आते हैं तो फिर वाजे तौर पर बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कौन सा। तो इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल भी हो सकता है और एक इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप पता चल गया कि क्या है किसके अंदर, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया कि जो पॉइंट, ये जो यहाँ पर एट पॉइंट सी पर ये वाली बात पूरी हो रही है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है किसको? एक्स एक्सिस को, ठीक है ना जी। इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें एक और बात समझें, वो ये कि अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा था स्टैगफ्लेशन की बात की थी मैंने यहाँ पे, तो स्टैगफ्लेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब ये बात है कि ये एंड है, अब ये बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि स्टैगफ्लेशन की सूरत में फिलिप्स कर्व कैसा होगा, तो आपके सामने कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, तो आप कहेंगे जी पॉजिटिवली स्लोप्ड ही होगा। यानी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, और ये इन्फ्लेशन रेट ना लिखें तो एक्चुअली ही होता है, लिख दें तो आपकी मर्जी, ए लिखना चाहें तो लिख दें, ना भी लिखें तो इसका मतलब एक्चुअल होता है। ये है शॉर्ट, ये फिलिप्स कर्व होगा किस सूरत में? स्टैगफ्लेशन की सूरत में। अगर यानी इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन Phillips curve is positively sloped. In case of stagflation, यानी in case of, or in case of stagflation, Phillips curve is positively sloped. लेकिन ये exceptional case है, this is called exceptional, क्योंकि ये हर मुल्क में नहीं होता, एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली जो फिलिप्स कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। यहाँ तक हमें शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व की स्टोरी जो है वो समझ में, मेरा ख्याल है कि आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि आप लोगों को ये मैंने बताया था, ये दोनों क्या हैं? दीज आर दी अजम्पशंस, है ना, अजम्पशंस ऑफ शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व। तो अजम्पशन को आपको पता है कि ये अजम्पशन जो होते हैं यही एक्चुअली अगर चेंज हो जाए तो ये शिफ्टिंग फैक्टर्स भी बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन अजम्पशन में तब्दीली आ जाए, इफ देयर इज अ चेंज in the assumptions of
short run Phillips curve, then the short run Phillips curve will shift. तो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो वो अजम्पशन क्या क्या थे, पहला अजम्पशन ये था कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज ना हो, लेकिन अब अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा ये था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो चेंज ना हो, लेकिन अगर अब यहाँ तो हमने कहा था ना रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम मीन्स कि चेंज ना आए, रिमेन्स द सेम मीन्स कि चेंज ना आए, यानी नो चेंज, नो चेंज इन एन आर यू एंड नो चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। लेकिन अब अगर चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा जनाब कि इसका मतलब ये है कि चेंज आ जाएगा, तो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि हर एक शॉर्ट टर्म फिलिप्स के साथ एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो मौजूद होता है। अब अगर एक्सपेक्ट, जैसे ये वाला शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व हमने बनाया था, तो इसके ऊपर मैंने फर्ज किया था कि 5% एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है जो पूरे कर्व पर सेम रहता है, यानी ए पॉइंट पर भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5% है, बी पर भी 5% है, सी पर भी 5% है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आपको नजर आ रहा होगा वेरी कर रहा है, ए पर 5 है, और बी पर 4 है, सी पर 0 नजर आ रहा है आपको। ठीक है ना जी, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट वेरी करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इन्फ्लेशन रेट को स्टैरिक से शो कर देते हैं, पी स्टैरिक, और ये आपके पास शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है 1, और अब आप कहते हैं दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है 2, तो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व चेंज हो गए ना। तो इसके ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 5% है, तो अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और वो 10% हो जाता है तो ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ता जाएगा, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता चला जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ये मैंने आपको शिफ्ट करके दिखाया। इसी तरीके से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी चेंज कर देंगे तो भी शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, इसके ऊपर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्ज कर लें ये है, और फर्ज कर लें कि अब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये हो जाता है, दिस वन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2, तो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 और ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2। तो ये आपके सामने मैंने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट करके दिखाए। इधर मैंने क्या किया है, इधर मैंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज किया है, ये आपके सामने है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने चेंज किया है, और शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट करके दिखाया। इधर मैंने क्या किया है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्ज कर लें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है, तो इस पर भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यही है, दोनों जगहों पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने की, ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट दोनों पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, बट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने की वजह से, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज होने की वजह से ये देखें ये अब शिफ्टिंग हो रही है। ये क्लियर होगी बात, तो ये आपको मैंने शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शिफ्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो अगली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के ऊपर बात करते हैं। ये मैंने पहला आपको समझाया है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और अब हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। नंबर 2 इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे बात करते हैं। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ आपको।
लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो क्या शो करता है? जस्ट अ मिनट। होल्ड ऑन। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो exists where क्या where uh, where actual inflation rate is equal to expected inflation rate। ये पहली बात है। नंबर 2, long run Phillips curve is vertical at natural rate of unemployment। ये है जी आपके सामने दो बातें। अब इनको मैं समझा देता हूं आपको, ये दोनों बातें क्या है। इसमें पहली बात ये है कि नेचुरल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और दूसरी बात ये कही गई है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल होता है किस पॉइंट के ऊपर? जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना जी। इसको अब हम इसका कर्व बना लेते हैं। ये देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये आपके पास एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन रेट भी कह लें तो कोई मसला नहीं है। तो फर्ज करें आपके पास ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 है और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के ऊपर फर्ज कर लें जो आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो 0%। तो देखें कहां पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं। इस जगह पे। किस जगह पे? ये इस जगह पे। इस जगह पर ये वाली बात पूरी हो गई है ना। ये जो पॉइंट है जिसको मैंने ग्रीन किया है, इस जगह पर देखें तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट भी 0% है। ये देखें, ये 0% एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, और इसी जगह पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी 0%। तो इसका मतलब इस ये पॉइंट एक्चुअली है तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पर एक पॉइंट, लेकिन ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पर भी एक पॉइंट है। अब जो मैंने अभी बात की थी कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा तो फिर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट करेगा, तो हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक नया शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व बनाता हूँ और ये है शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व 2, और इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है फॉर एग्जांपल। कितना? 5%। ठीक है जी। और एक और शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व बनाते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और यहाँ पर जो ये 3 है, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 10%। ठीक है ना जी। तो फर्ज कीजिए कि इस पॉइंट को मैं अगर इसके साथ एक्सटेंड कर दूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस जगह पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो आप क्या कहेंगे? इस जगह पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट तो ये है ना, ये वाला एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आप कहेंगे यहाँ पर कितना है? 5%। तो देखें एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट भी 5% और एक्सपेक्टेड भी क्या हो गया? 5%। ये दोनों बराबर हो गए ना, ये वाली बात जो मैं यहाँ पे कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का एक पॉइंट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मजीद एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ पे आ जाऊँ इस जगह पर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पर भी आप ज़रा चेक करें तो मैं कहता हूँ यहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे है जी 10%। तो यहाँ पर भी
बराबर है, और यहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है, वो आपके पास सामने 0%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दें, तो ये जो एक्सटेंड करने के बाद ये जो मेरे पास एक कर्व आ गया है, इसको हम लॉन्गरन फिलिप्स कर्व कह सकते हैं। यानी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी वी गॉट द लॉन्गरन फिलिप्स कर्व, ये वाली बात देखें। और यहाँ पर जो इस जगह पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो ये वाली बात आ गई कि नेचुरल लॉन्गरन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल, और वर्टिकल किस पॉइंट पर होगा, इधर नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, बल्कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे होगा वहीं पर ये वर्टिकल होगा, तो वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। और जरा गौर करें, पॉइंट ए पर देखें, पॉइंट बी पर देखें, पॉइंट सी पर देखें, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको नजर आएगा कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो दोनों क्या है, बराबर होते हैं। जैसे ए पर देखें तो 10% एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है और 10% ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है ना जी, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के ऊपर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के ऊपर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट सेम रहता है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो वेरी करता है। ठीक है ना जी, तो ये आपके सामने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व उन पॉइंट्स को मिला के बनाया है। ये बी पॉइंट पर भी ये देखें, ये 5% है, तो ये भी कितना है, 5% है। सी पॉइंट पर ये 0% है, तो ये भी कितना है, ये भी 0% है, ये आपके सामने। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और जहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो वहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कैसे होते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या है, यहाँ पे बराबर है। जैसे पहले आपको नजर आएगा 0% बराबर है 0%, फिर ये 5% बराबर है 5%, और फिर 10% बराबर है 10%, ऐसे ही है ना जी। तो ये सी पॉइंट पे है, ये जो 5 वाला ये बी पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है। तो ये वाली कंडीशन जो मैंने भी आपको बताई थी कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है दोनों बराबर हों, तो वहाँ पे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक कहानी समझ आ गई अब आपको। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको समझा दूं और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट कब करेगा। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जब शिफ्ट करेगा, चूंकि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, और किस पॉइंट पर होता है, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा, तो फिर फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा। यानी इफ देयर इज if there is a change in natural rate of unemployment, long run Phillips curve shifts। ठीक है जी, कैसे, ये फर्ज कर लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है और ये इन्फ्लेशन रेट, तो क्या होता है, ये आपके पास लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1 पे, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व 1। और अगर फर्ज करें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है, 2 हो जाता है, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व अब यहाँ पे आ जाएगा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब चेंज आएगा एनआरयू में, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ठीक हो गया। अब एनआरयू कब चेंज होता है, तो वो आपको मैंने पहले बताया कि एनआरयू के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले फैक्टर्स जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने अभी आपको समझिए। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कब चेंज होगा, जब ये दोनों चेंज होंगे, ये और ये, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और इनकी वैल्यूज दोनों की, लेकिन ये 0% ही रहनी चाहिए। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% ही रहे, वो नहीं चेंज होगी। सिर्फ साइक्लिकल अपना सिर्फ स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होगी, तो फिर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3% है,
और उसके लिए मैंने बताया कि ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा, सी यू चेंज नहीं करना, ये दोनों चेंज करने हैं। सी यू 0% ही रहेगा क्योंकि ये कंडीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है कि ये 0% ही रहेगा, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होंगे और इन दोनों का सम ही एक्चुअली इन दोनों का सम ही ये वाली चीज़ बनती है ना। ओके, तो अब आपसे पूछें कि कैसे चेंज होगा, शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब अगली बात जो मैं आपको इसी के अंदर करना चाह रहा हूँ और ये फिर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो ये है कि वो क्या है, वो मैं आपको एक कर्व से समझा देता हूँ दोबारा से। वो है जी शॉर्टन फिलिप्स कर्व से समझाते हैं आपको। ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है, ना भी ए लिखें तो इसका मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ही है, ये आपने जेन में रखना है। जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास शॉर्टन फिलिप्स कर्व है, तो शॉर्टन फिलिप्स कर्व है और इसके ऊपर फर्ज कर लें कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो फर्ज कर लें कि 10%। तो अब इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है जिसको हमने ए पॉइंट का नाम दिया है और इस जगह पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ क्योंकि ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट ही है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी ये जो रेट आ रहा है अब यहाँ पे ये वाला, ये अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल नहीं है, ये वाला जो बी पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन जो सी पॉइंट पे आ रहा है वो भी नेचुरल नहीं है सारे ही अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व पर एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बहुत सारे होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत सारे होते हैं। अब जरा हम चेक करते हैं कि बी पॉइंट पर जरा देखें, ए पॉइंट पर सॉरी ए पॉइंट पर देखें और इसी तरीके से सी पॉइंट पर देखें, तो आपको एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट नज़र आ जाएंगे। फर्ज कर लें यहाँ पर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 15% और यहाँ पर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 10% है। क्यों मैंने 10% लिखा है? क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही वहाँ पे है जहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10%। तो इसका मतलब ए पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर देखें तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट 5% है, ठीक है ना जी। तो अगर फर्ज करें ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5% पे बना होता तो फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना जी। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही वहाँ पे है जहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बराबर होते हैं, यानी जहाँ दोनों बराबर होंगे, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, तो ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए ये देखें इस बी पॉइंट पर भी चेक कर लें तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सी पर भी नेचुरल रेट है, ए पर भी नेचुरल, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर, इन तीनों पॉइंट्स पर ये दोनों बराबर हैं और जहाँ ये दोनों बराबर होंगे वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा होगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अच्छा, आप यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, क्या चेक करना है कि एट पॉइंट ए पर ज़रा चेक करें तो हमें ये नज़र आता है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, मीनिंग दैट कि 10% इज इक्वल टू 10%। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट बी पर चेक करें तो बी पॉइंट पर आपने मुझे बताना है क्या हो रहा है। तो बी पॉइंट पर ज़रा चेक करें, बी पॉइंट पर ज़रा चेक करें तो क्या हो रहा है। बी पॉइंट पर जनाब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है? बी पॉइंट पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो ग्रेटर देन है किससे,
एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से। क्यों बोला? क्योंकि बी पॉइंट पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना आ रहा है? एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आ रहा है 15%, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बी पॉइंट पे कितना है? 10%। एक्सपेक्टेड तो हर पॉइंट पे सेम आएगा ना। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो इज सेम ऑन वन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, है ना। यानी पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर भी, पॉइंट सी पर भी, सब जगहों पर। यहाँ पर देखो किस पे बना हुआ है ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये फर्ज किया गया 10%, तो ए पर भी 10% होगा, बी पर भी और सी पर भी। लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ये आपके सामने वेरी कर रहा है, कभी 15 है, कभी 10 है, कभी 5 है। तो आप देखिए कि बी पॉइंट के ऊपर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है, और जब भी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होगा तो आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, है ना। जैसे बी पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है कि कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, यानी कम हो जाता है। कहाँ से कम हो जाता है? फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, फर्ज कर लें 5% है, तो ये कुछ 2-3% पे आ जाएगा UN1 जो है। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या करेगा? फॉल करेगा फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके सामने। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट सी पर चेक करें तो पॉइंट सी पर आपको नजर आएगा कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कम है, किससे? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट सी पॉइंट पर जरा चेक करें कितना है? 5% है ना, वो है 5%। और एक्सपेक्टेड तो सब पे सेम ही होता है, वो 10% है। अच्छा, अब क्या होगा? सी पॉइंट आपके सामने, आप ही बताइए क्या हुआ है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या कम हो गया? तो ये आपके सामने है, ये बढ़ गया। इधर तो कम हो गया था ना। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे UN2 पे फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस या इंक्रीजेस फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो NRU से कहाँ चला जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट 2 पे चला गया। और इधर ये NRU से कहाँ चला गया? UN1 पे आ गया था। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मजीद मैंने समझा दिए ABC शॉर्टन फिलिप्स कर्व के ऊपर। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अक्सर। तो वो पूछते हैं कि इफ़ एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट देन व्हाट हैपन्स। तो आप कहेंगे देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। उस जगह पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। फिर बताते हैं कि ग्रेटर देन हो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड से, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल कर जाएगी। किस लेवल से? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल से। और अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से, तो फिर क्या होगा? तो आप बता देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने, 1, 2 और ये 3, और तीनों मैंने शॉर्टन फिलिप्स कर्व से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है जी। कोई बात शायद आपको समझ आ गई हो। ठीक है। अच्छा, मुस्कान पूछ रही हैं कि जी अगर सर इन्फ्लेशन 0% हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 0 कैसे होगा? अनएम्प्लॉयमेंट 0 तो मैंने कहा ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो 0 मैंने नहीं कहा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आपके सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 तो यहाँ पे होगा ना, इस जगह पे, इस पॉइंट पे जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। ये देखें ना, अनएम्प्लॉयमेंट इस तरफ को जाते जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। और अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाएंगे तो इस तरह बढ़ेगा, इस तरह। ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये इन्फ्लेशन बढ़ने का पॉइंट है, ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया ये वाला। वाई एक्सिस पे
और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, ओके। अच्छा, अब चले जी नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं आपको जस्ट अ मिनट, मैं आपको बुक से भी बता दूं। ये देखें, ये मैंने आपको करा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, कि क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बता दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये मैं पूरी स्टोरी सुना दी आपको। फिलिप्स कर्व मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, बल्कि बड़ा डिटेल से बता दिया। ठीक है जी, ये मैंने आपको फिलिप्स कर्व समझा दिया हुआ है। फिर मैंने स्टैगफ्लेशन भी समझा दिया, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी समझा दिया, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की शिफ्टिंग समझा दी, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी समझा दिया। ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये वाला, ठीक है ना जी, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये भी मैंने समझा दिया। और ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है ना जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पे हमने पहले भी कई दफ़ा बातचीत की हुई है, लेकिन फिर कर लेते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये मैं इधर समझाता हूँ आपको। इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो दो तरह की हैं। एक को हम डिमांड साइड पॉलिसीज़ कहते हैं और दूसरे को हम सप्लाई साइड पॉलिसीज़ कहते हैं। तो दो तरह की आपके पास क्या है, पॉलिसीज़ हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज़ और दूसरी कौन सी, सप्लाई साइड पॉलिसीज़। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो एक डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं और दूसरी कौन सी हैं, दूसरी सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जो इफ़ेक्ट करती हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं एग्रीगेट सप्लाई को। और डिमांड साइड पॉलिसीज़ वो होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, ये इसलिए इनको डिमांड एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज़ कहते हैं। अच्छा, अब ये जो डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं, इनको हम डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ भी कहते हैं। और ये डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं। एक को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं और दूसरे को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ज़हन में रखें कि डिमांड साइड, ये जो हम आपके पास फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यानी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी तरफ जो हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉलिसीज़ जो हैं एक्चुअली क्या हैं, ये डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं। यानी ये किसको अफेक्ट करती हैं जाके, ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी भी डिमांड साइड पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी भी डिमांड साइड पॉलिसी है। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, आपकी जो हुकूमत की पॉलिसी। और ये जो ये वाली पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी होती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मींस गवर्नमेंट की बजट की पॉलिसी होती है, या इसको बजटरी, या इसको बजट भी बोल देते हैं बाज़-औक़ात, फिस्कल पॉलिसी को बजट पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी, या बाज़-औक़ात इसको टैक्स की पॉलिसी भी कह दिया जाता है, टैक्स पॉलिसी।
या इसको फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की पॉलिसी भी कहा जाता है। एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की पॉलिसी, ये आपके सामने है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। तो ये दोनों समझ आ गई। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो कौन सी पॉलिसी है, जो मैंने भी आपको बताया, वो है ये दोनों पॉलिसीज डिमांड साइड पॉलिसीज हैं, क्योंकि ये दोनों किसको अफेक्ट करती हैं जाके, एग्रीगेट डिमांड को। तो ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं दोनों पॉलिसीज। एग्रीगेट सप्लाई को जो पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं उन्हें हम सप्लाई साइड पॉलिसीज कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो हमारे सामने आ गई कि डिमांड साइड भी हैं और दूसरी कौन सी है, सप्लाई साइड भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ज़रा पढ़ते हैं, मज़ीद मज़ीद पढ़ते हैं। तो ये देखें, बुक से पढ़ते हैं। ये आपके पास फिस्कल पॉलिसी आया हुआ है। ये मैं अभी आपको बता चुका कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की बोरोइंग की पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। और इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पब्लिक को कहते हैं, ठीक है, पब्लिक मींस गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया कि ये भी गवर्नमेंट से कंसर्न तो होती है, लेकिन एक्चुअली ये किसकी पॉलिसी होती है, कंसर्न विद, ये गवर्नमेंट लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, सेंट्रल बैंक पॉलिसी। सेंट्रल बैंक, चूँकि सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट का ही बैंक होता है इसलिए गवर्नमेंट का कह देते हैं, लेकिन बेसिकली ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है जो मनी सप्लाई को, मॉनेटरी सिस्टम को, इंटरेस्ट रेट को, एक्सचेंज रेट को, क्रेडिट को अफेक्ट करती है। और ये दोनों पॉलिसीज़ यानी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसीज़ क्या हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं क्योंकि ये डिमांड साइड पॉलिसी है। दूसरी तरफ जो पॉलिसी होती हैं उन्हें सप्लाई साइड पॉलिसीज़ कहते हैं। और ये किसको अफेक्ट करती हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती हैं। और वो किसको अफेक्ट करती हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ये बात मैं अभी आपको समझाई। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट, हम फिस्कल पॉलिसी क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, और भी नाम मैंने आपको भी समझाया लिख के, ठीक है। अच्छा, असल में जो ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना, इसमें ये जो वर्ड है फिस्क, ये फिस्क, फिस्क लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी, ट्रेजरी कहते हैं खजाने को, गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान का लफ्ज़ है फिस्क। फिस्क से ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ बना है फिस्कल, ठीक है। इसका मतलब है ट्रेजरी, ट्रेजरी कहते हैं खजाने को, और खजाने का ताल्लुक इससे हुकूमत से है, हुकूमत का खजाना, हुकूमत की पॉलिसी। अच्छा जी, आगे चलें तो नेक्स्ट है बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट। ये बात हम पहले समझते हैं कि बजट तीन तरह का हो सकता है, बजट सरप्लस में भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और टैक्स बराबर हो, टैक्स रेवेन्यू, तो इसे बैलेंस बजट कहते हैं। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो टैक्स से तो इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं, डेफिसिट बजट। और अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो, टैक्सेस ज़्यादा हो, तो इसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। और इसी सरप्लस बजट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अखराजात कम कर रही है, टैक्स से पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर रही है, इसी को ही हम पब्लिक सेविंग्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट की सेविंग्स, पब्लिक सेविंग्स, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब टैक्स है, तो फिर बजट तो सरप्लस में होना ही है। और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है रेवेन्यू से यानी टैक्स से, तो फिर बजट डेफिसिट में चला जाएगा। अब ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू स्टिमुलेट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी। आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, यही है ना। तो जी क्या करे, अगर जी को गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़ा देगी। जी को बढ़ाएगी तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, एग्रीगेट डिमांड पे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। नंबर टू, अगर गवर्नमेंट टैक्स में कमी कर दे
तो तब भी लोग क्या करेंगे, लोगों के पास इनकम ज्यादा बच जाएगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, तो डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत में भी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब दो सूरतें हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहती, यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि स्टिमुलेट करना चाहती, स्टिमुलेट का मतलब है बढ़ाना डिमांड इन द इकोनॉमी, तो क्या करें। तो उसने दो बातें बताई हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए के अंदर उसने कहा है कि जी को बढ़ा दें, और इसके अंदर बी के अंदर उसने कहा कि टी को कम कर दें, यानी टैक्स को कम कर दें। अगर ये दोनों कर देते हैं तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और यही वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर इंक्रीज करना चाहते हैं डिमांड डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट खुद से स्पेंडिंग करे, तो उस यानी एजुकेशन सर्विसेज दे, हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करे, लोगों को जॉब दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, रोड्स बनाए वगैरह वगैरह। तो ये है जी तरीका एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का। लेकिन ये जो स्पेंडिंग बढ़ा रही है गवर्नमेंट खुद से, इसको ये कहाँ से आएगा पैसा, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो ये दो तरीके बता रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। पहला तरीका वो ये कह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है उसको फाइनेंस करेगी टैक्स लगा के, टैक्स से पैसा इकट्ठा करेगी और फिर खर्च कर देगी, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है टैक्सेस लगने से, क्योंकि उनके पास टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है ना थोड़ी बचती है, तो वो ये लॉस है, ये साइड इफेक्ट है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने अगर खर्चे ज़्यादा करने हैं तो टैक्स ना लगाए बल्कि कर्ज ले ले, ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बोरविंग कर ले, यानी इंटरनल बोरविंग ले ले, बैंकों से कर्जा ले ले, या बाहर से कर्जा ले ले, फॉरेन बोरविंग कर ले। तो ये दो तरीके। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव ये कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करना है। तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करने के टूल क्या है। पहला टूल ये है कि जी को बढ़ाए, दूसरा टूल ये है कि टी को कम करे। ये जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है किसका, इनडायरेक्ट मेथड है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का, और ये डायरेक्ट मेथड है डिमांड को बढ़ाने का। ये डायरेक्ट मेथड किसको बढ़ाने का, एग्रीगेट डिमांड को। तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और यहाँ लिखा हुआ डायरेक्टली, ये आपके सामने। तो जब गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी तो फिर जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, फिर खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है तो फिर गवर्नमेंट क्या करे, जाहिर सी बात है कि फिर टैक्स में जब कमी आ जाएगी तो गवर्नमेंट के लिए उसको पूरा करना, अपने अखराजात को पूरा कैसे करेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग करेगी। या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर टैक्स में कट किया है तो फिर साथ ही वो एक्सपेंडिंग में भी कमी कर देगी, यही है ना। तो ये दो चीज़ें हैं। बहरहाल ये क्लियर होगी बातें, यहाँ पे मैंने आपको बता दी कैसे। मैं दोबारा यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि अगर इफ गवर्नमेंट wants to increase aggregate demand, what the government can do, गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, जी बढ़ा दे, टी को कम कर दे। ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड है। इन दोनों के नतीजे में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि मुल्क में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करना चाहती है तो उसके पास दो टूल्स हैं या दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इसको अडॉप्ट कर ले या इसको अडॉप्ट कर ले। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि उस मुल्क के अंदर जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने शुरू होती है वहाँ पे कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो ये जो मैंने अभी अब समझा भी दिया कि फिजिकल पॉलिसी एंड एग्रीगेट डिमांड, ये मैंने आपको समझा दी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी यानी जी को बढ़ाएगी, ये वही बात है दोबारा। तो जी क्या है, जी तो इंजेक्शन है ना, और टी क्या है, वो विड्रॉल है। तो जब इंजेक्शन इकोनॉमी में बढ़, और ये मैंने भी बताया कि इन्फ्लेशनरी होता है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे, ये
इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड में अगर इजाफा करते हैं तो जी का बढ़ना या टी का कम होना क्या होता है, इन्फ्लेशनरी होता है। ये साइड इफेक्ट है उसका। अच्छा, दूसरी और ये भी ज़हन में रखें कि जी का बढ़ने का मतलब ये है कि मुल्क में इंजेक्शन में इजाफा हो रहा है, और इंजेक्शन आपको पता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ा देता है। मल्टीप्लायर अगर इफेक्ट होगा तो मज़ीद बढ़ जाएगा। और टी जो है वो विड्रॉल को शो करता है, ये भी आपको पता है। विड्रॉल या लीकेजेस जिसे कहते हैं, तो विड्रॉल की वजह से इकॉनमी में क्या होता है आपको पता है। तो लेकिन यहाँ चूंकि ये नेगेटिव विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि विड्रॉल में कमी हो रही है, तो इसके नतीजे में भी एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा और प्राइसेस में इजाफा। अच्छा, ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जो फिस्कल स्टैंस होता है, फिस्कल स्टैंस या इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स एक सेकेंड, इन अदर वर्ड्स काइंड्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो है वो तीन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 होती है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नंबर 2 जो होती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और तीसरी जो होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। देखें जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसका मकसद एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसका मकसद एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो। और न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसका मकसद एग्रीगेट डिमांड को सेम रखना हो। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में अब आप कहते हैं कि जी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने, ये एक्सपेंड करेगी ना फिस्कल पॉलिसी, बताइए क्या टूल होंगे। तो आप कहेंगे जी उसमें ये होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाए, नंबर 1, और नंबर 2 टैक्सेस में कमी लेके आए। दोनों का नतीजा क्या निकलेगा, इन दोनों का नतीजा ये निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए क्या टूल है, तो उसके लिए जो टूल है वो ये है, नंबर 1 कि कॉन्ट्रैक्ट करना है ना कि एग्रीगेट डिमांड इतनी ना बढ़े, तो गवर्नमेंट खर्चा ही ना करे। खर्चे नहीं करेगी तो ना लोगों को जॉब मिलेगी, ना लोगों की इनकम बढ़ेगी, और उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और दूसरा, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड मजीद कम हो तो टैक्स लगा दे लोगों के ऊपर। जब टैक्स लगाएगी तो दोनों का नतीजा ये निकलेगा कि टैक्स लगा दे या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, दोनों का नतीजा ये निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और अगर तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड चेंज ही ना हो, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ा दे और टैक्स भी बढ़ा दे। देखें जरा क्यों भला, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, बढ़ेगी, और टैक्सेस के बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। दोनों कैंसल आउट होंगे और एग्रीगेट डिमांड क्या रहेगी, सेम। ठीक, तो ये तीनों बातें समझ आ गई आपको। ओके, अच्छा अब जो है वो ये है कि नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, ये आपके सामने, ये मैंने आपको करा दिया है, ये भी करा दिया है। ये फिस्कल स्टैंस, न्यूट्रल, एक्सपेंशनर, कॉन्ट्रैक्शनर, ये भी बता दिया है। अच्छा, अब जो है वो क्या है, एक्सपेंशनरी में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो जी को बढ़ाएगी और टी को कम कर देगी। जो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जी को कम करेगी, टी को बढ़ाएगी। और जो न्यूट्रल होगी उसमें क्या होगा, न्यूट्रल में गवर्नमेंट क्या करेगी, जी भी बढ़ा देगी और टी भी बढ़ा देगी। ठीक है,
और ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंशनरी का मकसद ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड में कमी हो, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड से है। अच्छा जी, इसके बाद टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बता रहा है कि फिस्कल पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी और गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो कम करना चाहती है बेरोजगारी को, तो क्या करे? गवर्नमेंट खर्च करे, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए किस चीज़ के ऊपर? कैपिटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जॉब क्रिएट करे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पे के अंदर लेके आए, जैसे आजकल इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी, नो डाउट। इट्स वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब किसी मुल्क की डेवलप होती है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्चुअली, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें आप, तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं उनको वो चल पड़ती हैं। जैसे आप एक घर ही बनाना शुरू कर दें, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पंखा चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, मार्बल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिमांड, उतने लोगों को जॉब मिलेगी। इसी वजह से ये खान साहब ने जो अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम शुरू किया, ये बड़ा अच्छा किया हुआ है। ये इसके अंदर वो लोन भी दे रहे हैं ताकि जो है वो लोग कंस्ट्रक्शन करें। जितनी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी उतना ही मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो और इसको हम हाउसिंग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट्स वेरी गुड थिंग। इससे लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री चलेगी उतनी लोगों को जॉब मिलेगी। फिर गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अगर चाहती है कि बेरोजगारी में कमी, ये फिस्कल पॉलिसी के जरिए बेरोजगारी में कमी करने के स्टेप्स हैं। यानी गवर्नमेंट कैसे बेरोजगारी को कम कर सकती है? तो पहला तरीका समझ आ गया। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे, लोगों को ट्रेनिंग स्कीम शुरू करे, जिससे लोगों को ट्रेन करे और ट्रेन करके उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब आसानी से फिर मिल जाएगी। अगर अनट्रेन्ड लोग हो गए तो वो जॉब नहीं ले सकते। सिर्फ तालीम हासिल करने से जॉब नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग स्किल का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक इदारा बनाए जो कि प्रॉपरली उसके लिए लोगों को ट्रेन करे, हमारे जो यूथ है उसको स्किल्ड करे, तो फिर कहीं जाके वो उनको जॉब आसानी से मिलती है। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, टैबटा के थ्रू और बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट आजकल यूथ को स्किल करने के ऊपर और ट्रेनिंग देने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। हर तरह की ट्रेनिंग, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, स्किल के कोर्सेज हैं। और जी ये आप लोग ज़रा देख सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी और कॉमसेट्स के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। फिर है जी, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कंपनीज, टैक्स गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाए कंपनीज के ऊपर, उन देख के कि वो कितने लोगों को जॉब दे रही है। नंबर देखे कि एक कंपनी में कितने लोगों को काम दिया हुआ है एक प्राइवेट फर्म ने, और उनको कितनी पे दे रही है। यानी अगर गवर्नमेंट ये करे कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगी, हम उनके ऊपर टैक्स कम कर देंगे, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ये बात? मतलब एक फर्म है, मेरी फर्म है, उसमें 50 बंदे काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं 50 बंदे, वो कहते हैं आप 100 कर लें, हम आपके ऊपर टैक्स कम कर देंगे। तो मैं 50 बंदों को मजीद जॉब देता हूँ और टैक्स कम कर देगी गवर्नमेंट मेरे ऊपर। इससे बेरोजगारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएगी। या पे लेवल भी गवर्नमेंट देख सकती है कि आपने लोगों को पे कितनी कर रहे हैं, पे ज़्यादा करें लोगों की, तब भी हम आपको टैक्स की छूट दे देंगे, टैक्स में कमी कर देंगे। तो दिस इज़ वन वे गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है। बहरहाल इसके बाद जी नेक्स्ट एक चीज जो आपको समझाई जा रही है वो ये है कि एक चीज होती है, ये वाली जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की कहानी सुनाई जा रही है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, इसको हम कहते हैं के मल्टीप्लायर के लिए यूज होता है, और बैलेंस बजट के लिए बी कह देते हैं। ठीक है जी, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को यूनिट बजट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है के बी बी का, वो है 1 - MPC/1 - MPC इज इक्वल टू 1। तो इसका जवाब होता है 1। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये कहता है कि जितना टैक्स में तब्दीली लाते हैं
उतना ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग में तब्दीली आती है और उतनी ही नेशनल इनकम में तब्दीली आती है। ये है जी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। और इसका इसका आंसर क्या है? 1 है कि जितनी टैक्स में तब्दीली लाएंगे उतनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या जारी सी बात है कि जितना पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट के पास टैक्स के जरिए उतना ही खर्चा करेगी, और खर्चा करने के बाद नेशनल इनकम में भी उतनी ही चेंज आएगी। तो ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला भी बता दिया। अच्छा, इससे आगे चलें तो अदर इफेक्ट्स में ये है कि जब गवर्नमेंट टैक्स में कमी करेगी और या स्पेंडिंग में इजाफा करेगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ये दोनों किस चीज़ की इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये दोनों आपको पता है, टैक्स में कमी कर दे ये वाली बात, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर दे, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है। इसका मतलब ये है कि इस सूरत में एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? इजाफा होता है। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया। एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने का नतीजा क्या निकलेगा? कि मुल्क में कीमतें बढ़ जाएंगी। जब मुल्क में कीमतें बढ़ेंगी तो उससे दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। एक तो ये होगा कि आपकी चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो आपके अपने लोग आपकी मुल्क की चीजें खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और इंपोर्टेड चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। दूसरा ये नुकसान होगा कि कीमतें बढ़ने की वजह से कि जो फॉरेनर्स हैं उन वो भी आपकी चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन मुल्क में कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिसके नतीजे में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो ख़राब हो जाता है, वर्स हो जाता है। ये रिजल्ट मिला जी हमें। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेरिएट हो जाता है हमारा। अच्छा, अगली चीज जो है वो ये है कि क्राउडिंग आउट, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको कि बैंक के पास जब बैंक के पास गवर्नमेंट जाती है, ये बैंक है, और बैंक के पास पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, बैंक के पास जाते हैं जी कर्जा दें। गवर्नमेंट ज़्यादा कर्जा लेती है प्राइवेट सेक्टर की निस्बत। तो बैंक क्या करता है? बैंक इंटरेस्ट रेट, यानी इसका मतलब यह है कि जब व्हेन गवर्नमेंट डिमांड मोर लोन फ्रॉम बैंक्स, तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाता है, बैंक सूद में इजाफा कर देता है, शरह सूद। तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने के नतीजे में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट कहता है मैं नहीं फिर लेता कर्जा, क्योंकि बहुत महंगा सूद पे नहीं लेता। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इसको हम, यानी गवर्नमेंट क्यों कर्जा ले रही है? कि गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट करनी है कर्जा लेके, तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो इस चीज को हम क्राउडिंग आउट कहते हैं। इस चीज को, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसका अच्छा इम्पैक्ट, इस अच्छी बात इसमें ये होती है कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट हो जाती है, यानी कम हो जाती है। चलें जी, यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई, तो मेरा ख्याल है कि आज यहीं तक कर लेते हैं। तो बाकी कल हम इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आपका मैं देख लूँ। ठीक है जी, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करा दिया करें जी। पहले ये सिलेबस कर लें फिर हम एमसीक्यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज़ मैं इसको वाइंड अप करूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली क्वेश्चन पूछिए। कोई क्वेश्चन रेलिवेंट है तो मुझे बताइए। मुस्कान आप पूछ लीजिए, फिर आप नाराज़ हो जाती हैं। कोई क्वेश्चन है तो। सो गए सारे? कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आ गई? चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, मेरी दुआ है।
बाकी कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। नो क्वेश्चन, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।